मुझे दुख और तकलीफ इस बात की है कि मैं अगर हिसार में आऊं और आपसे ये कहूं कि मुझे हिसार के किसी म्युनिसिपल स्कूल में चपरासी बना दो, तो आप कहोगे राजीव भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और मैं कहूं मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप मुझे म्युनिसिपल स्कूल का चपरासी भी नहीं बनाओगे। और कल को मैं हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बन के आ गया, तब क्या करोगे? उसी जीरो क्वालिफिकेशन पर मैं हरियाणा का अगर चीफ मिनिस्टर बनकर आया तो आप मेरे गले को मालाओं से लाद दोगे और जिंदाबाद इतनी करोगे तो सारा शहर बहरा हो जाए। ये विडंबना है हमारे देश की। जिस व्यक्ति को मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार पर किसी स्कूल का चपरासी नहीं बनाया जा सकता, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है। विडंबना इस देश की पता है क्या है? जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी खेत में हल नहीं जोता वो कृषि मंत्री। सालों साल इस देश में शिक्षा मंत्री ऐसे लोग रहे जो कभी स्कूल नहीं गए पढ़ने के लिए। मैं बस नाम नहीं ले रहा हूं, बाकी आपको सब पता है। इस देश में एक व्यक्ति ने जिंदगी में कभी चाय की दुकान नहीं चलाई, वो देश का वर्षों वर्षों वाणिज्य मंत्री रहा, जिसने दुकान नहीं चलाई कभी। फाइनेंस का जिसको ABCD नहीं आता, वो सालों साल इस देश में वित्त मंत्री रहता है। जिसने कभी अपने बेटे और बेटियों को भारत की सेना के लिए भेजा नहीं कुर्बान होने को, वो देश का रक्षा मंत्री हो सकता है। और जिसको अपनी रक्षा करने के लिए सैकड़ों जवान लगते हैं, वो देश की क्या रक्षा करेगा? सोचो आप। जिस व्यक्ति को जिंदगी में कभी विज्ञान और तकनीकी का अंतर पता नहीं है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी का मंत्री हो सकता है। और जिसको इनमें से कुछ भी पता नहीं है, वो प्रधानमंत्री हो सकता है इस देश। ये विडंबना है हमारे देश की। अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानियों पर शासन कर सकता है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है कि अज्ञानी व्यक्ति जब ज्ञानियों पर शासन करे तो समझ लेना देश और समाज का बंटाधार ही होना है। हमारे देश में यही हो रहा है। हर अज्ञानी ऐरा गहरा नत्थु खैरा जो किसी नेता की चप्पलें उठाता था, जो किसी के जूतों में पॉलिश करता था, जिसने कभी किसी नेता के घर में रोटियां बना के खिलाई, वो राष्ट्रपति पद तक लोग पहुंचे हैं। ऐसी स्थिति हमारे देश में। उनकी क्वालिफिकेशन ही एक है कि कभी किसी बड़े नेता के रसोई में रोटियां बना के खिलाई तो राष्ट्रपति हो जाओ भैया। ऐसी बंदर बांट मची है इस देश में। और ये उस देश में जिसकी आजादी के लिए 7,32,000 लोग कुर्बान हुए हैं, उस देश में। मुझे बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। अभी एक सच्ची घटना मेरे साथ घटित हुई। मैं एक दिन कानपुर गया था भारत स्वाभिमान की सभा के लिए। तो कानपुर के रेलवे स्टेशन पे उतरा। उतरने के बाद शहर में बाहर आने के लिए नीचे पुल पर से उतर के आया तो एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उस पर एक बेटी और एक माँ और एक छोटा सा बेटा आपस में बात कर रहे थे। वो क्या बात कर रहे थे? वो कह रहे थे, माँ हम गरीब क्यों हैं? तो कान में मेरे शब्द पड़ गए। मैंने कहा ये इस तरह का प्रश्न कोई अपनी माँ से पूछे तो मुझे लगा ये कोई साधारण लोग नहीं है, कुछ तो इनमें असाधारणपन है। चल के पूछा जाए कौन लोग हैं, परिचय लिया जाए। तो मैं गया उस दुकान पे, मैंने पूछा आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम तात्या टोपे के परिवार के लोग। हमारे देश में तात्या टोपे के परिवार के लोगों को चाय बेचनी पड़ी और गद्दारों को सिंहासन मिले। ऐसा ये देश हो गया। जिन लोगों ने तात्या टोपे को मरवाया था वो इस देश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको मालूम है। और एक एक राज्य के नहीं, 2-2 राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तात्या टोपे का गुप्त पता जिन गद्दारों ने अंग्रेजों को बताया था, उस खानदान के कई लोग इस देश में मंत्री रह चुके हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जिन्होंने मरवाया था
वो इस देश में मंत्री रह चुके हैं, और तात्या टोपे जिन्होंने जवानी लगा दी देश के लिए, उनके परिवार के लोग चाय बेच रहे हैं। ये देश है, और ये अब बर्दाश्त नहीं होता, और ये बर्दाश्त होना भी नहीं चाहिए किसी को। क्यों बर्दाश्त होना चाहिए? ऐसा देश तो हमने कल्पना कभी की नहीं थी। तात्या टोपे ने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा देश बनेगा। झांसी की रानी की कभी कल्पना नहीं थी, चंद्रशेखर की कल्पना नहीं थी। चंद्रशेखर जैसे क्रांतिवीर ने इस देश की क्या कल्पना की होगी। एक कहानी सुनाता हूं कि वो घर से भाग गए थे 13 साल की उम्र में। माता पिता बहुत गरीब थे, खाने को घर में नहीं था, घर छोड़कर भाग गए, बनारस आ गए, क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए, और उसी संगठन ने थोड़े दिन के बाद काकोरी कांड किया था और खजाना लूटा था। तो धन आ गया, थोड़ा सा पैसा आ गया, तो चंद्रशेखर को उनकी माँ और पिता का संदेश आया कि जो पैसा तुम्हारे पास आया है इसमें से कुछ हमें भी दे दो, हमारी गरीबी में काम आएगा। तो चंद्रशेखर अपने माता पिता के पास गए थे और एक ही उत्तर दिया था कि मेरी रिवॉल्वर में 2 गोलियां हैं, पैसे तो दे नहीं सकता, ये दोनों गोलियां दे सकता हूं। ऐसा देश चंद्रशेखर का, ऐसा देश तात्या टोपे का अब लुट रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि अब फिर कोई दूसरी बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। एक लड़ाई उन्होंने लड़ी, तात्या टोपे ने, झांसी की रानी ने, चंद्रशेखर ने, अब दूसरी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। इसके बिना कोई रास्ता नहीं, और ये दूसरी लड़ाई का ही अभियान है जिसको हम भारत स्वाभिमान कहते हैं। इस भारत स्वाभिमान के अभियान का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र उद्देश्य है शहीदों के सपनों का भारत बनाना, शोषण मुक्त भारत बनाना, लूट मुक्त भारत बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, ऐसा भारत बनाना जो फिर से समृद्धशाली बने, फिर से संपत्तिशाली बने। उसके लिए ये अभियान है। अब आप पूछेंगे ये कैसे संभव है? इतने लुटेरों के हाथ में ये देश है, क्या वो आसानी से इस देश को छोड़ देंगे? जो लूट रहे हैं, जिनके स्वार्थ पूरे हो रहे हैं, क्या वो इतनी आसानी से मान जाएंगे? वो आसानी से देश को छोड़ेंगे नहीं लूटना, और वो आसानी से मानेंगे भी नहीं। उनको तो छुड़वाना पड़ेगा, वैसे ही जैसे अंग्रेजों से हमने देश को छुड़वाया था। कोई लुटेरा अपनी इच्छा से देश को नहीं छोड़ेगा लूटना, कोई लुटेरा अपनी इच्छा से बंद नहीं करेगा देश को लूटना। उनको तो मजबूर करना पड़ेगा कि वो इस लूट को छोड़ें और इस देश को छोड़ें। क्योंकि इस देश में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस एक ही क्वालिफिकेशन कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं हैं। आप चोर हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, उचक्के हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, गुंडे हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, डॉन हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, माफिया किंग हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, और तो और छोड़ दीजिए, अगर आपने 30 मर्डर किए हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं और पार्लियामेंट में पहुंच सकते हैं। और ऐसे 1-2 लोग नहीं हैं। इस बार के आपके देश की लोकसभा में 80 से ज्यादा ऐसे एमपीज हैं जो नोटेड हिस्ट्री शीटर हैं। और मैं मेरे घर की बात कहता हूं, मैं दूसरे की बात नहीं कहता। मेरे पिताजी के बड़े भाई पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश में, और मैं हमेशा उनको, मेरा दिल जलता है जब मैं ये कहता हूं। उनको लगता है कि राजीव मजाक करता, मैं कहता हूं कि ताऊ जी, मैं उनको बड़े पिताजी या ताऊ जी कहता। वो क्या था कि पहले अपनी जेब में वारंट लेकर घूमते थे फूलन देवी को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि फूलन देवी नोटोरियस क्रिमिनल है जिसने 30 से ज्यादा मर्डर किए। तो मेरे बड़े पिताजी, मेरे पिताजी के बड़े भाई पुलिस के बड़े ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश में, जेब में वारंट रहता था फूलन देवी को अरेस्ट करने के लिए। और आज उनकी हैसियत जानते हैं क्या है? वही व्यक्ति फूलन देवी की पुलिस सिक्योरिटी के लिए काम करता।
ये स्थिति है। और मैं उनसे कहता हूं कि इस जलालत की नौकरी से अच्छा है कि लात मार के बाहर निकल आओ। माने कल तक जिसको गिरफ्तार करने के लिए वारंट लेकर घूमते थे, आज उसी फूलन देवी की सुरक्षा व्यवस्था में वो लगे रहते हैं। और फूलन देवी जैसे 80 सांसद हैं इस देश में जो लोकसभा में बैठे हैं, उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है सिवाय इसके कि उन्होंने मर्डर किए हैं, उन्होंने डकैतियां डाली हैं, उन्होंने चोरी की है, उन्होंने झूठ बोला है। और जो जितने ज्यादा मर्डर कर सके, जो जितनी ज्यादा चोरियां और डकैती डाल सके, वो उतना ही बड़ा नेता है इस देश में। और इस देश की जनता का भी देख लीजिए कि ऐसे ही लोगों को थंपिंग मेजॉरिटी से जिता के पार्लियामेंट में भेजा जाता है। ये हमारे देश के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम के गाल पर सबसे बड़ा तमाचा है। और आज बंबई में चुनाव हो रहा, मैं 2-3 दिन से अखबार पढ़ रहा हूं, ये खबरें बराबर मैं पढ़ रहा हूं कि अंडरवर्ल्ड के लोग अब यहां चुनाव में खड़े होकर पहुंच रहे हैं। माने आज तक जो कानून का उल्लंघन करते आए हैं, कल को वो बैठेंगे कानून बनाने के लिए और आप उनके द्वारा शासित होंगे। माने अज्ञानी व्यक्ति, चोर, उचक्का, गुंडा, लुटेरा, लफंगा आपके ऊपर शासन करेगा, मंत्री बनेगा और आप उसको मालाएं पहनाएंगे। इससे बड़ा तमाचा आपको नहीं। और ये एक और आखिरी बात कि इस देश के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये बांझ है, वैश्या है। वो आदमी अहिंसा की बात करने वाला, कटु शब्द भी उसके मुंह से ना निकले ऐसा व्यक्ति था, गाली तो कभी उसके मुंह से निकलती नहीं थी। उस आदमी ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को बांझ और वैश्या कहा और इसलिए उस आदमी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दो। तो कांग्रेस तो खत्म नहीं हुई, लेकिन गांधी को खत्म कर दिया इन कांग्रेसियों, क्योंकि वो उनके रास्ते में आड़े आने लगा था और वो कहता था कि ये कांग्रेसी ऐसे ही इस देश को लूटेंगे जैसा ब्रिटिशर्स इस देश को लूटते रहे, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम इस देश के लिए है नहीं और अंग्रेजों ने जबरदस्ती इस देश पर लादा है वो सिस्टम। आज हम देख रहे हैं कि वो लूट कितनी बढ़ गई है। आपको याद है, ये कांग्रेसी सरकारों ने पार्लियामेंट में जाने के बाद सबसे पहले प्रिवी पर्स की बात की थी। इस देश में जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे, उन राजे रजवाड़ों के लिए सरकार की तरफ से कुछ पैसा दिया जाता था हर महीने, किसी को 6 महीने पे, किसी को साल भर में। तो ये सारे के सारे एमपीज, उस जमाने के कांग्रेस के एमपीज हल्ला करते थे पार्लियामेंट में कि राजे रजवाड़ों के शासन तो खत्म हो गए, तो ये फिर प्रिवी पर्स क्यों मिलता है इनको। तो एक झटके में इन सब ने प्रिवी पर्स खत्म कर दिए। आज वही एमपीज क्या कहते हैं, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारा टीए बढ़ाओ, हमारा डीए बढ़ाओ, हमारा एचआरए बढ़ाओ, हमारे अलाउंसेस बढ़ाओ, और पेट नहीं भरता, कितना खाते हैं आपको अंदाजा नहीं है। एक एक एमपी की तनख्वाह पर इस देश में प्रति व्यक्ति 2.5 लाख रुपए खर्च होता, आपकी जेब से, मेरी जेब से। और एक एक व्यक्ति से ये जो 2.5 लाख रुपया खर्च हो रहा है इस देश के एक एक राजे रजवाड़े को पालने के लिए, आप शायद गालियां देते होंगे उस जमाने के राजे रजवाड़ों को, ये आज के जमाने के राजे रजवाड़े बैठे हैं जिनके बाप जो है एमपी थे, उनका बेटा भी एमपी है और नाती भी एमपी बने, इसकी कोशिश करते हैं, चाहे उसमें दम हो या ना हो। माने राजे रजवाड़ों के खानदान में ऐसा चलता था कि बाप राजा है तो बेटा भी राजा। अब क्या हो गया, बाप एमपी है तो बेटा भी एमपी बनेगा, चाहे बेटे में कोई गुण हो या ना हो। यह कोशिश हर एक बड़ा नेता करता है, अपने बेटा बेटी को जबरदस्ती पार्लियामेंट में घुसाने की कोशिश करता है। तो एक एक एमपी के ऊपर 2.5 लाख रुपया खर्च होता हमारी जेब से। ये आपका टैक्स का पैसा, मेरे टैक्स का पैसा, और उस पर ये तागड़ धिन्ना करते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं। और उसके बाद जब विदेश यात्राओं पर जाते हैं, विदेश प्रवास पर जाते हैं, और कई कई एमपी तो ये है कि सरकार के खर्चे से अपने दिल का ऑपरेशन कराने जाते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करेंगे, सरकार के खजानों से पैसा निकलना चाहिए और वो पैसा उनके ऊपर खर्च होता। और कैसे कैसे बहाने बनाकर एमपीज को ले जाने के लिए, अभी एक डेलीगेशन गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, सैकड़ों करोड़ रुपए खून पसीने की कमाई का बर्बाद कर दिया। क्या करने गए थे, दूसरे देश के पार्लियामेंट का अध्ययन करने गए थे। क्या अध्ययन करके आए, कुछ अध्ययन नहीं करके आए, घर के लिए कुछ खरीदारी कर लाए, बीवी के लिए साड़ियां ले आए, लिपस्टिक ले आए, नेल पॉलिश ले आए, पाउडर ले आए, और बातें करते हैं कि हम जा रहे हैं वहां पर। यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे लिए है नहीं। और उसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, और इसमें एमपीज के साथ अगर हिंदुस्तान की सभी असेंबलीज के एमएलए की तनख्वाह अगर आप जोड़ दें तो ये 2.5 लाख रुपया जानते हैं कितना बैठता, 5.5 लाख रुपया। और ये 5.5 लाख रुपए में अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की चलने वाली एक एक मिनट की कार्यवाही को जोड़ दें तो ये रुपया 10 लाख के आसपास बैठता है। प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपया
खर्च होता है इस देश की बांझ और वैश्या पार्लियामेंट को चलाने के लिए। ये है इस देश का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम। और वहां बैठ के होता क्या है? कुछ नहीं होता है सिवाय एक काम के, जब मन में आया वॉकआउट करो, जब मन में आया हल्ला मचा दो। और आप अगर देखो, अब तो 0 आवर की कार्यवाही का 1 घंटे प्रसारण होता है। आपको लगता है कि यह पार्लियामेंट हिंदुस्तान के किसी मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों की क्लास से ज्यादा बेहतर है, जहां बच्चे आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को तू मैं करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं? उससे ज्यादा बेहतर आपको लगता है पार्लियामेंट का स्टेटस है? जिस तरह से झगड़े होते हैं, जिस तरह से तू मैं होती है, और जिस तरह से एक दूसरे की धोती उतारने का काम करते हैं वहां पार्लियामेंट में, आप सोच सकते हैं ये इस देश के एमपीज हैं। और आप वहां की तो बात छोड़ दीजिए, मेरे उत्तर प्रदेश में तो एक दिन ये हो गया कि माइक उठा के पटक के दूसरों के सिर पे मारा। इन लोगों ने ये किया, पेपर वेट उठा के मारा, पटक के सिर फट गए लोगों। ये मेरे यहां हुआ उत्तर प्रदेश में। और बिहार की असेंबली में तो रोज यही दृश्य रहता, कब पेपर वेट उठा के दूसरा जो है दूसरे के खोपड़े पर मार देगा, कुछ पता नहीं। माने हम जो है लाखों रुपया, 10 लाख रुपया खर्च करते हैं एक एमपीज पर, और इस पार्लियामेंट की एक मिनट की प्रोसीडिंग्स पर। वो पार्लियामेंट हमको देता क्या? वो पार्लियामेंट सिवाय एक काम करने के कुछ नहीं कर रहा। देश बेचो और देश बेचो। इंडिया इज ऑन सेल।